नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देश की शान डोगरे में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। यही मूल मंत्र है हिंदुस्तान की फौज का, और यही मूल मंत्र है उस शख्सियत का, उस शूरवीर का, जिन्हें आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। सो प्लीज वेलकम रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्री हरचरण सिंह जी, वीएसएम, इन आवर स्टूडियोज। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। जय हिंद जी, जय हिंद। सर, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे ये जानने में कि आपकी बैकग्राउंड, आपकी स्कूलिंग, आपकी पैदाइश, उसके बारे में। हमारे 4 जनरेशन जो हैं वो उन्होंने भारत की सेवा की है। हम बेसिकली, हमारे एंसेस्टर जो हैं वो अयोध्या से थे। माइग्रेट करते करते वो श्रीनगर के बाद में रैनावाड़ी में, और उसके बाद में जो आज का पीओके है जी, वहां पहुंचे। तो इस तरह से हमने तकरीबन लास्ट के 200 साल में 4 माइग्रेशन कर लिए हैं, जस्ट टू डिफेंड अवर फेथ। ओके। हमारे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी, और आज उसको मिला के हमारी 4 जनरेशन्स ने जो है वो भारतीय सेना की सेवा की है। तो ये हमारी बैकग्राउंड है, और अभी हम यहीं पे सेटल्ड हैं जम्मू। तो फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड टू आर्मी बैकग्राउंड, ये सफर, इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। एज वी ऑल नो अबाउट यू कि आपने सियाचिन से लेकर अंडमान तक यू हैव सर्व्ड द कंट्री। तो टेल अस अबाउट दैट। कुछ चीजें हैं जो हमारी एक हम्बल बैकग्राउंड रही। हम उधमपुर में पढ़ते थे, तो इसमें मैं उसके कनेक्शन में कुछ बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो मोटिवेट करती हैं एक बच्चे को हु इज़ फ्रॉम ए वेरी स्मॉल टाउन, कि किस प्रकार से वो यही प्रोफेशन चुने। तो सबसे पहले इसमें होता है एनवायरनमेंट, जो आसपास में एनवायरनमेंट है। और जिस तरह की, जैसे हिस्ट्री बुक में, हिस्ट्री की हम जब पढ़ते थे, वीरों के बारे में, सेना के बारे में, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद में आसपास में जो बच्चे होते हैं स्कूल के अंदर, उनसे गाइडेंस मिलता है। टीचर्स जो हैं वो गाइडेंस देते हैं। और हमने जो एनसीसी में हम कैडेट थे, तो उससे भी ये एक प्रकार का शौक जो है आता है। अभी क्योंकि बॉर्डर इलाके से थे, तो जो यहाँ फौज काम करती है, आप सद्भावना वगैरह के जो भी काम चलते रहते हैं, तो हम लोग शुरू से ही फौज को एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखते थे कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम दिया जाए उसको पूरा करती है, और साथ में सहायता करती है। मुसीबत आने पे हमारे सिटीजन्स की सहायता करती है, जो अभी भी हो रहा है। तो इस तरह की जो प्रोजेक्शन है, इमेज की प्रोजेक्शन है, वो होती रहनी चाहिए। और इससे क्या है, जो स्मॉल टाउन, जो छोटे छोटे शहरों के बच्चे हैं, और उनको थोड़ी सी अपने टीचर से मदद मिल जाए कि क्या करना चाहिए, कौन कौन सा प्रोफेशन है जिसको गाइडेंस बोलते हैं, तो आपको काफ़ी लोग जो गाँव के बच्चे हैं वो भी आपको मिलेंगे जो फौज ज्वाइन करके अपनी देश की सेवा करना चाहते हैं जी। हाँ जी सर, जैसे आप अपनी आर्मी लाइफ के बारे में, मैंने आपसे पहले ही कहा कि सियाचिन से लेकर अंडमान तक यू हैव सर्व्ड द कंट्री। वी लाइक टू नो अबाउट द जर्नी ऑफ योर आर्मी लाइफ, अ लिटिल बिट अबाउट इट। हाँ, ये जो फौज का एक सिस्टम है, ट्रेनिंग का सिस्टम है। जो जवान है वो रेजिमेंटल सेंटर्स में, जो ऑफिसर्स हैं उनकी अलग अलग एकेडमीज हैं। हमारे टाइम पे आईएमए ओटीए होते थे, आजकल ओटीए गया भी हो गई है, और उसके अलावा जो सीटीडब्ल्यू है। तो इनमें कहा जाता है कि एक बॉयज को मैन में, दे टर्न बॉयज इनटू मैन। ओके। हमारे ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जवानों के और अफसरों के बहुत ही उम्दा किस्म के। आप देख लो, कोई भी कंफ्लिक्ट होता है, वहां आपने देखा होगा हमारे यंग जवान और यंग अफसर वो काफी शहादत देते हैं जी। जो एक इंडिकेटर है कि किस तरह की ट्रेनिंग जो है इन इंस्टीट्यूट्स में दी जाती है, कि एक टोटल सिविल से आया हुआ आदमी अपने देश के लिए जान देने में बिल्कुल हिचकिचाता नहीं। देशभक्ति की भावना हमारे सब में है, वो मैं डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन उसको एक डायरेक्शन देना इन इंस्टीट्यूट्स का काम है। तो वही काम जो है इन इंस्टीट्यूट्स ने किया। मैं एक बिल्कुल गांव का लड़का, आईएमए देहरादून में, वहां से मैं 1981 में पास आउट हुआ, और वहाँ जो उस्ताद थे, जो अफसर्स थे, बहुत अच्छी उन्होंने ट्रेनिंग दी। और देखिए, मेरी कमीशन भी हुआ 3 मद्रास में, यानी एक साउथ इंडियन बटालियन में। तो जो एक्चुअल हिंदुस्तान का फीलिंग होती है, एक JNK का जो सरदार है वो जाके एक साउथ इंडियन यूनिट में गया।
और उसके अलावा मैंने आईएमए में, जहां पे हम ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराते हैं, वहां मुझे मौका मिला, आर्मी हेडक्वार्टर में मौका मिला सर्विस करने का। और जो बटालियन कमांड किया उसमें हमें काफ़ी उसमें जो डेकोरेशंस हैं वो मिले, मुझे वीएसएम भी मिला। और इंडिया को हमने अलग अलग जगह को जाके देखा, सियाचिन से लेके जहां वहां से लेके और अंडमान तक, यानी हम उसको कहते हैं इंडिया इंदिरा कोल टू इंदिरा पॉइंट, ये दो अलग अलग एक्सट्रीमिटीज हैं इंडिया की, वहां हमने सर्विस की। और इस प्रकार से लास्ट में जब मैं रिटायर हो गया 2015 में, उसके बाद में मैं आके यहाँ डायरेक्टर राज्य सैनिक बोर्ड J&K का मैंने सर्विस किया। सर, जैसे कि आपने खुद बात की कि नेशनलिज्म की कमी हमारे में किसी में नहीं है, देशभक्ति को आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लेवल पे क्या हम में कहीं ना कहीं मोटिवेशनल एस्पेक्ट की कमी रह जाती है कि हमारा यूथ जो है, मतलब जो आर्मी वाले हैं वो तो नेशनलिज्म की तरफ चले जाते हैं, बट समहाउ वी फेल टू कनेक्ट यूथ एट अ लेवल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आर्मी में सीखता क्या है जी। आर्मी में किस चीज के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है और क्या इनकलकेट किया जाता है। सबसे जरूरी चीज जो एक सोल्जर के लिए होती है वो होती है इज्जत जी। और हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं जिस यूनिट में जाते हैं, हम उस यूनिट के साथ में अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। और इज्जत में अपनी फैमिली की इज्जत, जो आदमी अपनी फैमिली में को एक इज्जत की नजर से नहीं देखता, वो किसी को भी इज्जत की नजर से नहीं देखेगा। फैमिली, उसके बाद हमारा जो इलाका है, बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं, उसके बाद हमारी जो बटालियन है जिसमें हम जाके सर्व करते हैं, उसके बाद हमारी फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन का फ्लैग, उसके बाद आ जाता है हमारा देश। ये सारी चीजों की इज्जत जब एक सोल्जर अपना ड्यूटी करता है, जरूरी नहीं लड़ाई करता, ड्यूटी करता है, तो वो चीजें ध्यान में रखता है कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं कोई गलत काम करूं। तो ये इनग्रेन करना बहुत जरूरी है, इसलिए फैमिली वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए सोल्जर। उसके बाद जो आपने काफी सुना होगा, नाम नमक निशान, ये तीन चीजें एक जवान के लिए बहुत मायने रखती है। नाम जो है वो, जैसे मैंने बताया, यूनिट की इज्जत, जिस रिलीजन से मैं हूं तो उनके एंसेस्टर्स ने क्या किया देश के लिए, वो भी बहुत जरूरी है। साथ साथ में ये सारी दिमाग में चीजें चलती हैं। फिर उसके बाद लॉयल्टी, नमक जिसको बोलते हैं, लॉयल्टी टुवर्ड्स यूनिट, टुवर्ड्स आवर कंट्री। और निशान, ये जो रिच हिस्ट्री है, चाहे फैमिली हिस्ट्री हो, चाहे हमारे यूनिट की हिस्ट्री हो जिसमें हम सर्व करते हैं, ये पूरा पुट टुगेदर, इसमें क्या है, हमें एक गर्व की भावना, एक प्राइड की भावना जो है वो सोल्जर में आती है। इसीलिए आपने देखा होगा ज्यादातर आर्मी वाले जो आप उनको बाहर देखते हैं बहुत अच्छे टर्न आउट में रहते हैं। दिस इज द प्राइड दे आर टेकिंग इन दैट। और कुछ चीजें और हैं, लीडरशिप, इसको डेवलप किया जाता है। और लीडरशिप में जरूरी क्या है, जो हमारी करेज है वो एक लीडर में होनी चाहिए जरूरी, फिजिकल करेज, मॉरल करेज, यानी दिमागी तौर पे करेज होनी चाहिए डिसीजन लेने की। वर्किंग इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में काम, ये सारे हम आर्मी में रह के ये सिखाया जाता है, एक इनकलकेट किया जाता है। हम ग्रुप के साथ मिलकर काम करो, अलग से ये नहीं है, ये कोई वो थोड़ा है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूं अलग से गा लूंगा, वो नहीं है। उसके बाद प्लानिंग, फ्यूचर के बारे में सोचना, क्या क्या रिस्क आएंगे, दुश्मन क्या कर रहा है, हमें क्या करना है, कितना बजट चाहिए, क्या खरीदना है मुझे, क्या वेपन लेने हैं, ये इसमें फ्यूचर प्लानिंग में सिखाया जाता है। डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है, आपके सामने गोलियां चल रही है, आपने कैसे उसके ऊपर डिसीजन लेना है, और ये बहुत जरूरी होता है, वो भी सिखाया जाता है। उसके बाद फेयर, यानी हर चीज में सबको बराबर नजर से देखना बहुत जरूरी, हमारे लिए सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं, फेयरनेस बहुत जरूरी होती है, एक फौजी के दिमाग में आनी चाहिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। सब रिलीजन है, मैं एक रिलीजन को बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरे लिए सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये हमारे दिमाग में आर्मी सिखाते हैं। हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो है एक ही छत में जहां ट्रूप्स होते हैं वो एक ही जगह पे होते हैं। और लास्ट में है कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जब कोई नहीं देख रहा तब आप सही काम कीजिए, वो डिसिप्लिन है। बिल्कुल, और वही सब जगह एप्लीकेबल है, चाहे सिविल लाइफ में हो या आर्मी लाइफ। दैट इज व्हाई आर्मी मैन ऑलवेज, जब वो रिटायर होकर सिविलियन लाइफ में भी आते हैं, हाँ जी, हाँ तो दे आर स्टिल दैट डिसिप्लिन। हाँ जी, हाँ जी। सर, ये डिसिप्लिनरी मेजर्स जो हैं, जो आप
आपको लगता है कि हम सिविलियन लाइफ में कहीं ना कहीं लैक करते हैं? द कनेक्ट बिटवीन द यूथ एंड द आर्मी बीच में कहीं लैक कर रहा है। हाउ कैन वी, मतलब वो जो एक बीच में खाई जैसी हमें लगती है सिविलियंस और आर्मी के बीच में, उसको कैसे हम इसको समाप्त कर सकते हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा टीचर होता है वो माँ या फैमिली जी। तो ये ट्रेडिशंस हैं। व्हाट वैल्यूज, ये वैल्यूज जो होती हैं, हम जिंदगी में क्या चाहते हैं, वो अगर हमारे में क्लियर नहीं है तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। स्टार्ट पॉइंट है वैल्यूज, और वैल्यूज फैमिली सिखाती है, एक माँ सिखाती है, उसके बाद में स्कूलिंग। तो अगर हमारे स्कूल का जो कुरिकुलम है, हमारा सिलेबस है, वो ठीक है और हमारे में वो भावना भरी गई है जिसको कहते हैं ना सिविलाइजेशन, वी आर वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन। जैसे जब हमारी सिविलाइजेशन की बात की जाती है तो हमारी कुछ वैल्यूज है, तो ये वैल्यू जो है एजुकेशनल लेवल हमें वो ये वहीं से बिल्टअप होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्ड होना और चाहिए। उसी प्रकार से जो कानून है, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि फेयर प्ले, और जो गलती करे उसको सजा, ये सबके लिए बराबर होना चाहिए। दिस इज हाउ वैल्यूज आर। नेशनलिज्म इज नॉट अ पिंपल व्हिच यू कैन आइडेंटिफाई कि इसको है तो इसको हाँ जी, नहीं। ये देशभक्ति का पिंपल नहीं होता है। और इसके साथ में मैं इसमें कुछ और चीजें बताऊंगा कि जो साइक डेवलप होता है एक देश के अंदर में, तो ये जो नेशन है हमारा, जल्दी मैंने देखा है कि हमारी मेमोरी बहुत छोटी है। लड़ाई हुई, सोल्जर के लिए तालियां बजा दी गई, उसके बाद भूल गया। ये साइक को थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। दूसरी चीज है कि जो हमारा देश का थोड़ा सा हमने देखा है कि हमारी सोच विचार है सॉफ्ट है। एक मैं कल वीडियो देख रहा था जिसके अंदर में एक पाकिस्तानी अफसर ने अपना कारगिल के बारे में, कुछ ऑपरेशन के बारे में बताया गया था, और हम सब कह रहे थे हाँ लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं, अच्छी तरह से शांति रखनी चाहिए। वहां का एक अफसर रिमार्क देता है कि नहीं, हम अगली लड़ाई में देख लेंगे, यानी हम नहीं सुधरेंगे। तो हम लोगों को इस हिसाब से देखना चाहिए कि अपनी सुरक्षा और हमारी जो सोचने का ढंग है वो दोनों ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। जो दूसरा आदमी अगर कुछ जैसा सोच रहा है, हमें भी उस मुताबिक सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम कहीं ना कहीं नुकसान उठाएंगे। ये हमेशा अहिंसा हर जगह काम नहीं करती है, जो जैसा समझता है उसको वैसे ही समझाना पड़ता है। नेक्स्ट चीज है, मैंने देखा कुछ देश है, रशिया है, न्यूली वेड कपल वो जाता है और जाके वो लोग सिमिट्री में जाते हैं जहां उनके शहीद जो हैं रेस्ट कर रहे हैं, वहां जाके वो इसलिए जाते हैं कि जो बच्चा हो उसमें उस शहीद की स्पिरिट, वैसा ही जोश जज्बा हो। ये जज्बा लाना हमारे में बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता होगा यूएसए में जब किसी शहीद का रिमेन्स जाते हैं तो पायलट उसको अनाउंस करता है, ही फील्स प्राइड कि आज मैं एक शहीद को जहाज में ले जा रहा हूं। हमारे यहां तो एक दो बार जो पायलट्स ने ये अनाउंस करने से मना कर दिया कि हमारे साथ में शहीद की बॉडी जा रही है। तो इस तरह की चीजें जो हैं, इनके करेक्शन की जरूरत है, हमें एक जज्बा बनाने की, जज्बा जो है कल्टीवेट करने में। यूथ भी इस चीज को देखता है और जज्बे की कमी वैसे नहीं है। जैसे मैं बता रहा था आपको, कारगिल युद्ध हुआ, जहां एक रिक्रूटमेंट के लिए 500 आदमी आ रहे थे, उस समय वहां हो सकता है 500 की जगह 10-10 हजार, 20-20 हजार आए। ये जज्बा हर एक में है। तो इस जज्बे को हमने मेंटेन करने के लिए कुछ चीजें मैंने आपको बताई, और कुछ लास्ट में ये है कि हमें ये भी देखना है कि एक सोल्जर जो है देश के लिए, रिक्वायरमेंट नेशन की है, उसको तकरीबन ज्यादातर सोल्जर्स 40% के आसपास 35 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद तो उसने अपना रोजी रोटी भी चलाना है, तो जरूरत है कि उसको दोबारा सेटलमेंट दिया जाए, OROP का जो वो है वो उसको फायदा दिया जाए, और इसके अंदर में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। और ये नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी ऑल शुड बी प्राउड टू रीसेटल आवर सोल्जर्स हु आर कमिंग आफ्टर पुटिंग इन सर्विस इन द आर्म फोर्सेस। वी विल हैव टू पुट डाउन आवर दैट शॉर्ट मेमोरी लॉस की शहीद हो गया, तालियां बजा दी, उसे साल में एक बार याद कर लिया, जबकि हमें एक बाय हार्ट एंड बाय ब्रेन वो टच देना पड़ेगा उनको। हाँ, इसके ऊपर जब मैं डायरेक्टर राज्य सैनिक बोर्ड था, इसमें मैंने काफी एम्फेसिस दिया था। जो हमारी शहीद फैमिलीज होती हैं, उनको पैसे की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर देम। हमें जरूरत है एज सिटीजन्स, एज समाज, उनके घर में जाना और उनके साथ में ये जो एकता होती है, या कि वी आर फ्रॉम योर फैमिली ओनली, ये उनको एहसास दिलाना। वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, वो सिर्फ चाहते हैं कि इज्जत मिले, और जो उन्होंने बेटा या पति या जिसको भी खो दिया है देश के लिए,
उसकी इज्जत इससे बनती है कि लोग बोले, रिकग्नाइज करें कि ये शहीद का घर है और वी आर विद यू। तो ये चीजें जरूरत है ज्यादा। जैसा कि आपने अभी बताया कि आप राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द आर्मी पर्सन्स आफ्टर द रिटायरमेंट और बिफोर द रिटायरमेंट, या जैसे हम डिसेबिलिटी कमीशन की बात करें, जब उनका डिसेबल हो जाते हैं जंग के दौरान या किसी भी मिसहैप के दौरान, तो उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं? या जैसे कि हमारी वीर नारी है, वीर नारी के लिए गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि ये चीज उसको मिलनी चाहिए, बट क्या उसका एट द पर्सनल फ्रंट भी उससे वो बेनिफिट सच में मिल पाता है, या वो बेनिफिट भी कहीं ना कहीं जाके दैट इज स्कैटर्ड इन बिटवीन द अदर फैमिली मेंबर्स? देखिए, एक तो है कि जितने एग्जिस्टिंग रूल हैं उसके बीच में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सबको बेनिफिट मिलता है। ये प्रॉब्लम बेनिफिट की नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीजें कवर करना चाहूंगा। जी सर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ सेंसिटिविटी, दिस इज क्वेश्चन ऑफ प्राइड, दिस इज क्वेश्चन ऑफ ऑनर। अभी जैसे मैं बताता हूं, हमारे जो शहीद हो जाते हैं उनके लिए SRO 43 में नौकरी दी जाती है परिवार को जी, विच इज वही नौकरी जो है वो पंजाब में दी जाती है अंडर द हेडिंग ऑफ ऑनर एंड ग्रेटिट्यूड, और हम कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी देते हैं। फर्क देखिए जोश में, वहां की स्पिरिट देखिए जो पैदा की गई है उस ऑर्डर के द्वारा, और हमारे स्टेट की स्पिरिट देखिए। दिस इज क्वेश्चन ऑफ स्पिरिट। तो एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी चाहिए एक सैनिक के परिवार को जब उसकी डेथ हो जाती है। हाँ, वो उसकी जरूरत नहीं है, वो हमारा सम्मान है उसके लिए सम्मान देने के लिए उसको ऑनर एंड ग्रेटिट्यूड बोल के एक नौकरी देनी चाहिए उनके एक सदस्य को, जिससे उसको भी हमेशा याद रहे, और उसका दिल जो है बोले कि DC साहब आया था और या कोई और ऊंचा अधिकारी आया था, घर में आके उसने उनको नमस्कार किया करके वो उनकी शहादत को नमस्कार किया और अपॉइंटमेंट लेटर दिया। लाइक वी रिसेंटली सॉ इन द तेलंगाना में दे चेंज सम रूल्स टू रूल चेंज किए। कर्नल बाबू की वाइफ को एक नौकरी दी गस्टेड रैंक में और 1 करोड़ रुपए का उनको कंपनसेशन दिया। सर, मैं यहां आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल एक करना चाहती हूं। एक जैसे हमारे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की, यहां का सोल्जर अगर बाहर कहीं ड्यूटी पे शहीद होता है तो उसके लिए क्या वही प्रोविजन है कि उसकी पेंशन का कुछ मतलब ऐसा मसला बन जाता है? या पेंशन में कोई प्रॉब्लम, पेंशन इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट, उसमें कोई कष्ट नहीं है, उसमें कोई। लेकिन प्रॉब्लम है कि जो SRO 43 के तहत नौकरी अभी दी जा रही है, जो दिल से एज ए सोल्जर मुझे पसंद नहीं है कि इसको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट बोला जाए, वो तो उसको हमें एज ए ऑनर देनी चाहिए, ऑनर एंड ग्रेटिट्यूड बोल के उसको देना चाहिए, हेड चेंज होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बाहर शहीद हो जाता है, J&K के बाहर शहीद हो जाता है और मिलिटेंसी के अलावा शहीद हो जाता है और 5 साल के बाद अप्लाई करता है, तो उसको ये नौकरी नहीं दी जाती है, जो कि एक बहुत ही गलत तरह का है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ वीर नारियां होती हैं, वो प्रेग्नेंट होती है जब उनके हस्बैंड की डेथ होती है, या बच्चा 5 साल का होता है, 5 साल के बाद वो बच्चा 10 साल का हो जाएगा, तो उसको फिर भी नौकरी नहीं, बिकॉज ही इज नॉट एलिजिबल। ये चीजें बदलनी। कुछ और चीजें जैसे मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जितने एक्स-सर्विसमैन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस होते हैं, गवर्नर साहब इनके चेयरमैन होते हैं, तो गवर्नर साहब की कॉन्फ्रेंस में, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2018 से ये कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, जो बहुत गलत है, क्योंकि सारी चीजें उसी में डिस्कस की जाती हैं और वहीं पे डिसीजन दिए जाते हैं। ना ही प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है, ना ही कोई डिसीजन आ रहा है, और ना ही इसमें ऊपर का लेवल का प्रेशर जो होता है, गवर्नर साहब की डायरेक्शंस होती हैं, वो जब तक नहीं आएंगी काम कैसे होगा? प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रहेंगी। दूसरा होता है कि सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हम लोगों का कोई डिपार्टमेंट नहीं है यहाँ पे, जबकि दूसरी स्टेट्स में डिपार्टमेंट है। उससे कुछ फर्क पड़ता है कि ज्यादा आपको वो मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है। और अगर गवर्नमेंट बनी हो, जैसे अभी तो राज्यपाल साहब का राज है, लेकिन गवर्नमेंट बन जाएगी तो मिनिस्टर भी इंचार्ज हो जाता है, जिससे डायरेक्टर को मदद मिल जाती है ये मसले आगे हल करने के लिए। उसके बाद आपका आता है एक्स ग्रेशिया। अभी इमेजिन कीजिए, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। चंडीगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब 50 लाख रुपए, यहाँ 5 लाख, और यहाँ 5 लाख, वो भी अगर J&K के बाहर शहादत हुई वो भी नहीं मिलेगा,
वही मैं आपसे नहीं पूछना मिलेगा। चाहती थी कि जब आपका जम्मू कश्मीर के बाहर अगर शहादत हुई तो वो पेंशन क्यों नहीं मिल पाती है? और हमने इसके लिए लड़ाई काफी देर, जब मैं डायरेक्टर था 5 साल तो मुझे हो गए, उससे पहले से ही ये चल रहा है, 10 साल से चल रहा है कि इसको बढ़ाइए और इसको 5 लाख को 10 लाख कीजिए। बाकी स्टेट तब तक 50 लाख और 1 करोड़ में पहुंच गई और अभी तक हम 5 लाख में अटके हुए हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप जब प्राइड की बात करते हैं, ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं, वेयर इज प्राइड एंड वेयर इज ग्रेटिट्यूड, ये थोड़ा सा देखने की। वी आर लैकिंग इन रियली ओविंग इट टू। हाँ, यस, वी फील के भाई ठीक है, देखा जाएगा, इट इज समथिंग विच कैन बी डेल्ट लेटर ऑन, देयर आर अदर थिंग्स ऑफ प्रायोरिटी विच आर मोर इम्पोर्टेंट। हाँ जी। फिर उसके बाद जॉब रिजर्वेशन है, उसमें कुछ एमओडी की कुछ डायरेक्शंस थी, उनका जरूरत है। ये रिसेंटली चेंज हुआ है, ये इसमें पहले हमारे जो प्रॉब्लम्स थी कुछ वो सॉर्ट आउट हो गई हैं, लेकिन जो जवान रिटायर होने वाले हैं लास्ट 5 ईयर, उनको ये नहीं दिया जाता है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ ग्रुप सी एंड डी यानी क्लास 3 एंड 4 एम्प्लॉइज के लिए ही दिया जाता है। जो एक्स सर्विसमैन है अगर क्वालिफाइड है तो उसको रिजर्वेशन क्लास 1 और क्लास 2 जॉब के लिए क्यों नहीं, या ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए क्यों नहीं, ये भी देखने की चीज है। क्वालिफिकेशन करेगा वो, ऐसे तो आपने देना नहीं है उसको। और आपको ये बता दूं कि आज तक जुलाई 21 को ये रूल चेंज आया है, पुलिस में कोई एक्स सर्विसमैन अप्लाई ही नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसे रूल बनाए गए थे कि 25 साल का ही एक्स सर्विसमैन होगा, 25 साल का एक्स सर्विसमैन होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ये हमारी कुछ चीजें हैं जिसमें सेंसिटिविटी चाहिए, इसमें वी शुड बी वेरी सेंसिटिव एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर सोल्जर। उसके बजाय हम उसी को ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं कि वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, ये गलत है। उसके बाद ही वार विडो कॉलोनी का मैं आपको एक बताता हूं। जब मैं डायरेक्टर था उसी समय 2015 अगस्त में एक भूमि माफिया ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। हमारे पास 88 प्लॉट थे, 4 प्लॉट खाली थे, तो 4 प्लॉटों पे कब्जा कर लिया। अब मुझे बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक वो 4 प्लॉट्स किसके नाम, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बता ही नहीं रहा वो 4 प्लॉट किसके नाम पे, जबकि वो गवर्नमेंट जमीन है। तो अगर इस तरह की इनसेंसिटिव तरीके से ये चीजें अगर डील कर रहे हैं तो सैनिकों के मोराल के ऊपर क्या असर पड़ेगा। 150 प्लॉट सैनिक कॉलोनी जो हमारी है जम्मू में, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, वो भी सॉर्ट आउट नहीं हो रही। भूमि माफिया क्या इतने तगड़े हो गए कि हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे वो पक्का वो पॉइंट तो प्रधानमंत्री तक गए होंगे, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी एक सिविल सोसाइटी और एक आर्मी के प्राइड और ऑनर के बीच में एक खाई है, वो अभी तक उसको पाटा नहीं जा सका। हम लोग इसको कहते हैं लैक ऑफ विल, लैक ऑफ विल पावर, करना नहीं चाहते। ये बात नहीं, क्या नहीं हो सकता है जी, सब कुछ मुमकिन है। उसके बाद वो एक मैं और चीज बताना चाहता हूं, जो डेली वेजेस होते हैं, जैसे हमारे सैनिक कुछ ड्यूटी करते हैं, गार्ड वगैरह लगते हैं, तो एक गवर्नमेंट का रूल होता है, उसमें हर एक के लिए एक अनस्किल्ड, स्किल्ड लेबर, उनको लेबर के बराबर में तनख्वाह दी जाती है, लेकिन उनको अनस्किल्ड लेबर की तनख्वाह दी जाती है। यानी हमारा एक सैनिक जो एक लड़ाई लड़के एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, दुश्मन को उसने हराया हुआ है, ट्रेनिंग ली, बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेता है वो, और बहुत ही उम्दा, मैंने शुरू में बताया, बहुत ही उम्दा ट्रेनिंग, वो जवान जो है उसको हम एक मजदूर के बराबर का स्टेटस देके और उसको वो तनख्वाह देते हैं। बहुत ही ये अगेन आई विल ओनली से शर्म की बात है। एक कम से कम उसको एक इस तरह का पे दिया जाए कि उसकी जो कुछ मिनिमम 15 साल की सर्विस करके आया है वो फौज में, कम से कम उसको तो इज्जत दिया जाए कि वो कितना एक नोबल जॉब कर रहा था, उससे वो सिविल लाइफ में आया है। और यहाँ पे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको एक स्टेटस देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आई विल कम बैक टू योर पर्सनल लाइफ। आपको तंबी खालसा के नाम से भी बहुत जाना जाता है आर्मी में। सर, मैं चाहती हूं कि मैं दर्शकों तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहती हूं कि नेशनल इंटीग्रेशन जिसकी हम बात करते हैं वो आर्मी में किस तरह से सिखाई जाती है। सर, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारे आर्मी में जब हमें अफसोस को चॉइस ऑफ आर्म दिया जाता है, यानी कहां जाएंगे जी, मैं अभी J&K से हूं, तो मैंने अपने चॉइस में डाला मद्रास रेजिमेंट जी, जहां साउथ इंडियन ट्रूप्स होते हैं जी। अब बताइए, मैं यहां बैठ के, अगर मैं यहां का सिटीजन हूं, कैसे मैं इसके बारे में सीख सकता हूं, अपने देश के बारे में। मुझे कोई, आप यहां के ज्यादातर लोगों से पूछेंगे कि भाई
साउथ में कौन कौन सी स्टेट्स है, कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, वो उनको पता नहीं होगा। मुझे भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछा जाए कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, राजधानी क्या है, वो पता नहीं होगा। एंड वाइस वर्सा, वहां के लोगों को भी पूछेंगे, उनके लिए एनीथिंग अबव मध्य प्रदेश, पंजाब। सबसे अच्छी इंटीग्रेशन होती है जब हम लोग फौज के अंदर में एक दूसरे स्टेट के आदमियों के साथ में काम करते हैं, भाइयों की तरह रहते हैं, रिलीजन हमारे बीच में कभी डिस्कस ही नहीं होता है। तो ये एक स्पिरिट जो है वो मैं बाकी देश में भी देखना चाहता हूं। और वहां पैदा होती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी वहीं पैदा होती है। हम खेलते हैं, जब गेम्स होती हैं, गेम्स में यूनिट होती है, उसमें मेरे साथ में, उसी तरह लड़ाई में भी मेरे साथ में अलग अलग स्टेट के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, और मुझे इसलिए बहुत गर्व है कि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से आया हूं। यस, वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ यू सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडेज प्रोग्राम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अगली बार फिर करेंगे मुलाकात एक और शूरवीर के साथ। इस वक्त दीजिए इजाजत, नमस्कार।